स्टूडेंट्स, सभी को गुड इवनिंग। तो जल्दी जल्दी सब लोग जुड़ जाइए, क्लास अब स्टार्ट होगी। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ ठीक है, सब लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और सबके पास शेयर करिए जल्दी से, जिससे सभी लोग जुड़ सकें। सबके पास इस सेशन को शेयर कर दीजिए जल्दी से, और जिससे कि सभी लोग जुड़ जाएं। गुड इवनिंग। ठीक है, जल्दी जल्दी शेयर करें। ठीक है, जल्दी जल्दी शेयर करें, जल्दी से शेयर करें। फिर एक मिनट के अंदर ही सेशन चालू होगा। विदिन 1 मिनट मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, तो जल्दी से सब लोग जुड़ जाइए। ठीक है ना, सब काम छोड़कर जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि ये सेशन जो होगा ना बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और क्वेश्चन यहाँ से बनेगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आपके यहाँ बीएससी एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, या अगर आप कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम या और कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है क्वेश्चन। ठीक है ना, तो जल्दी से जुड़ जाइए सब लोग, सेशन को शेयर करें। हाँ, सबको गुड इवनिंग। ठीक है, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है वो कमेंट में बताएं या लाइव चैट में बताएं, मैं उनका तुरंत आंसर दूंगा। ठीक है, ये देखिए, ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं, इसमें मैं नहीं दिखूंगा, मेरी इमेज नहीं दिखेगी आपको। ठीक है ना, हाँ ठीक है। हाँ, जल्दी आपको आपकी जो ये मैथमेटिकल और कंप्यूटर वाला पोर्शन है, इसका मैं जल्दी आपको लाइव यूट्यूब पे पढ़ाऊँगा, लाइव आऊँगा। तो ऐसे डिजिटल बोर्ड पे नहीं, मैं आपको वाइट बोर्ड पे पढ़ाऊँगा। जी, जल्दी से सेशन सब लोग शेयर करें। सबके पास शेयर करिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं ना सेशन को। चलिए, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे हैं? चलिए मैं आपको और जूम करके थोड़ा सा दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, यहाँ पे दिया है, व्हाट इज़ द परसेंटेज आयनिक करेक्टर ऑफ HBr इफ़ इट्स डाइपोल मोमेंट इज 1.6 × 10⁻³ कूलम एंड डिस्टेंस इज 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमको निकालना है परसेंटेज आयनिक करेक्टर। क्या निकालना है? परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकालना है। ठीक है ना, तो चलिए सब लोग पेपर पेन लेके बैठ जाइए, कॉपी पेन सबके पास होनी चाहिए। चलिए, इसका देखिए, अगर कहीं भी क्वेश्चन में एक डाइपोल मोमेंट दिया है और उसके साथ साथ अगर इंटर एटॉमिक डिस्टेंस दिया है, कहने का मतलब अगर दूरी दिया है मॉलिक्यूल के बीच, एटम के बीच अगर दूरी दिया है, तो उसके लिए हम परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकालेंगे कैसे। ठीक है ना, तो देखिए इसका जो फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है इस निकालने का, ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट अपॉन कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट इनटू 100। ठीक है ना, फार्मूला याद कर लीजिए, ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट अपॉन कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट इनटू 100। देखिए, जो ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट है, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, जो क्वेश्चन में आपको दिया है ना डाइपोल मोमेंट, यही क्या है? ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट है। और कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट का मतलब अभी हम यहाँ पर निकाल रहे हैं कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट, फिर इसके बाद हम इसी फार्मूले पर रख देंगे तो हमें परसेंटेज आयनिक करेक्टर मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, अभी यहाँ पे कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट हमें निकालना होगा। ठीक है ना, हमें निकालना होगा कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट। ठीक है ना, इसके लिए जो फार्मूला होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश इनटू इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। कहने का मतलब जो अणुओं के बीच की दूरी यहाँ पे
क्वेश्चन में जो यहाँ पर अणुओं के बीच की दूरी दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो दूरी दिया है वो दूरी कितना दिया है, 1 एंगस्ट्रॉम दिया है। इसको सबसे पहले हम मीटर में बदल देते हैं। तो बताइए 1 एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है, 10⁻10 मीटर, ठीक है ना। 1 एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है, 10⁻10 मीटर। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 इंटू, अब जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है, कहने का मतलब ये जो क्वेश्चन में डिस्टेंस दिया था 1 एंगस्ट्रॉम दिया है, इसको हमने मीटर में बदल दिया तो कितना हो जाएगा, इंटू 10⁻10 मीटर। कितना हो जाएगा, -10 - 19 कितना हो जाएगा, 1.6 × 10⁻29, ठीक है ना, 29 इतना हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे हमें कैलकुलेटेड डायपोल मोमेंट मिल गया, ठीक है ना। कितना है हमारा, 1.6 × 10⁻29, क्योंकि देखो इसका फार्मूला क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश गुणे इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। ये इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो हमें क्वेश्चन में भी दिया था 1 एंगस्ट्रॉम, इस 1 एंगस्ट्रॉम को हमने मीटर में बदला, कितना आया, 10⁻−10 मीटर, ठीक है ना। तो कैलकुलेटेड डायपोल मोमेंट कितना मिला हमें, 1.6 × 10⁻29। चलिए हम इस फार्मूले में रख देते हैं यहाँ पर। ऑब्जर्व्ड डायपोल मोमेंट हमारा कितना है, 1.6 × 10⁻30 अपान, और कैलकुलेटेड डायपोल मोमेंट हमने कितना निकाला, 1.6 × 10⁻29 इंटू 100, फार्मूला हमारा है। अब इसको सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा, देखिए 29 - 29 जब ऊपर जाएगा +29 हो जाएगा, तो +29 में से 30 जब घटेगा तो 1 बचेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे 1.6 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ ऊपर बचेगा क्या, ऊपर बचेगा 10⁻1 इंटू 100। इसका जब हम गुणा करेंगे ना तो कितना आ जाएगा, देखिए 10⁻1, इसके कहने का मतलब क्या होता है जानते हैं, 0.1 इंटू और कितना बचा था 100, तो कितना हो जाएगा 10। तो इसका परसेंटेज आयनिक करेक्टर कितना आ गया, 10। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा 10, ठीक है ना। किसी को कोई समस्या हो तो आप पूछ सकता है, और इसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग अपने कॉपी में लिखते जाइए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ AlCl3 एंड AlF3, इसमें कहा है कि AlCl3 और AlF3 है क्या चीज़ ना। तो आंसर पर सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑप्शन क्या है। AlF3 इज कोवैलेंट, AlCl3 इज आयनिक, AlCl3 इज कोवैलेंट, बोथ AlCl3 एंड AlF3 आर आयनिक। तो यहाँ पे होगा क्या, चलिए यहाँ सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, जल्दी जल्दी सबके पास सेशन को शेयर करें, और सेशन को आप लोग लाइक भी करिए, ठीक है ना। लाइक करिए, लाइक वाला लाइक पे आप लोग क्लिक करिए। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग लाइक तो कर ही सकते हैं ना। चलिए देखिए यहाँ पे कह रहा है कि AlCl3 और AlF3 है क्या चीज़, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे ये लोग है क्या चीज़, ठीक। देखो एक चीज़ मैं आपको बताया था कि जो पोलराइजेशन होता है, पोलराइजेशन में क्या होगा कि एक केटायन होगा, पोलराइजेशन में केटायन का मतलब क्या होता है, जिसमें प्लस चार्ज हो, और कोई एक एनायन होगा। इन दोनों के बीच क्या होता है, पोलराइजेशन होता है, मतलब अट्रैक्शन होगा, पोलराइजेशन होगा। इससे क्या बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। क्या बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है ना। इसका रिजल्टेंट क्या होता है, पोलराइजेशन का कोवैलेंट बॉन्ड होता है। इस पोलराइजेशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा, अभी आप लोग आगे देखेंगे, इसको ध्यान से समझिए आप, ठीक है ना। देखिए कोवैलेंट या पोलराइजेशन ज़्यादा कब होगा, पोलराइजेशन ज़्यादा तब होता है जब केटायन की साइज, केटायन मतलब धनायन, इसकी साइज क्या हो, स्मॉल हो। क्या हो, स्मॉल, कहने का मतलब छोटी हो। और जो एनायन है, एनायन की साइज़ कैसी होनी चाहिए, लार्जर होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए साइज़, तभी क्या होता है, पोलराइजेशन
ज़्यादा होता है। तो हमको दिमाग में क्या ध्यान में रखना है कि पोलराइजेशन अगर होगा तो बॉन्ड कोवैलेंट होगा, और इसके लिए होना क्या चाहिए, जो कैटायन है वह स्मॉल होना चाहिए और जो एनायन है वह कैसा होना चाहिए, लार्जर होना चाहिए। इसमें हम देखेंगे क्या चीज़, देखिए इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन में जो दिया है यहाँ पे जो हमारा कैटायन है वह हर जगह सेम है, मतलब Al है, Al कैटायन ही ना, Al पर प्लस चार्ज होता है, Al ट्रिपल प्लस, तो Al क्या है, कैटायन है, कैटायन हर जगह सेम है, तो हम सिर्फ एनायन को देखेंगे। एनायन होगा क्या, देखिए यहाँ पे है क्या, एक जगह है AlCl3 और एक जगह क्या है AlF3, ठीक है, दोनों में कंपैरिजन पूछा है। दोनों जगह देखिए कैटायन हमारा क्या है, Al है, यहाँ भी Al है और यहाँ भी क्या है, Al है, तो दोनों जगह सेम है, इससे हम कोई प्रॉपर्टी को हम निकाल नहीं सकेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं एनायन, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है। तो देखिए हमेशा एनायन कैसा होना चाहिए, अगर एनायन बड़ा है, एनायन की साइज़ जितनी बड़ी होगी कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होता है उसमें, ठीक है ना, क्योंकि पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। तो देखिए यहाँ पे क्लोरीन क्या है, क्लोरीन फ्लोरीन से बड़ा होता है, जो क्लोरीन है यह क्या होता है, फ्लोरीन से बड़ा होता है, तो इसीलिए AlCl3 में क्या हो जाएगा, कोवैलेंट कैरेक्टर होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह कैटायन तो सेम है, बट क्या होना चाहिए कि एनायन की साइज़ बड़ी होनी चाहिए, जहाँ पे एनायन की साइज़ बड़ी होगी वह क्या होगा, ज़्यादा कोवैलेंट होगा। तो यहाँ पे क्लोरीन जो है इसकी साइज़ बहुत बड़ी है तो यह कोवैलेंट होगा, और जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन की साइज़ छोटी है तो इसे यह क्या होना चाहिए, यह आयनिक होना चाहिए, और AlCl3 क्या होना चाहिए, कोवैलेंट होना चाहिए। चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। अगर कहीं ऑप्शन में AlCl3 कोवैलेंट दिया होगा तो वह सही होगा, और अगर कहीं ऑप्शन में AlF3 जो है वो आयनिक दिया होगा तो सही होगा। चलिए देखिए हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है AlF3 इज कोवैलेंट, तो यह बिल्कुल गलत होगा। AlCl3 इज आयनिक, ये भी गलत होगा। सी ऑप्शन है AlCl3 इज कोवैलेंट, ये सही होगा, क्योंकि देखिए AlCl3 क्या होगा, कोवैलेंट होगा, क्योंकि कैटायन तो दोनों जगह एल्युमिनियम ये सेम है, तो अगर क्लोरीन यहाँ पे क्लोरीन की साइज़ बड़ी है इसीलिए इसमें यह क्या होगा, कोवैलेंट होगा। और जो डी ऑप्शन है बोथ AlCl3 एंड AlF3 आर आयनिक, ये भी गलत होगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पोलर कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। पोलर कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन, किस में सॉल्युबल होगा, पोलर कंपाउंड जो होते हैं किस में सॉल्युबल होते हैं, जल्दी जल्दी बताएं, कमेंट करके तुरंत बताएं। अगर आप लोग को आंसर आ रहा है तुरंत कमेंट करके आप लोग बताते जाइए ऑप्शन, ठीक है ना। पोलर कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन, हाँ ठीक है। देखिए कुछ लोग अच्छा कमेंट बता रहे हैं बढ़िया से, कुछ लोग का सही हो रहा है कमेंट, तो जिसको भी आ रहा हो वो बताते चलें। चलिए बताइए जल्दी जल्दी क्या होगा। आप पोलर कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन, देखिए हम आपको एक चीज़ बताए थे, जो पहली बात ये समझते रहिए, जो पोलर कंपाउंड होते हैं, जो भी पोलर कंपाउंड होते हैं, पोलर कंपाउंड क्या होते हैं, ये हमेशा सॉल्युबल कहाँ होंगे, पोलर सॉल्वेंट में। कहाँ पे, पोलर सॉल्वेंट में, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए जो पोलर सॉल्वेंट होगा, पोलर सॉल्वेंट जो होगा, अगर इसमें जब पोलर कंपाउंड कैसे भी होता है जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंड और सॉल्वेंट के बीच पोलर पोलर इंटरैक्शन होता है। क्या होता है, पोलर पोलर इंटरैक्शन होता है, ठीक है ना। पोलर पोलर इंटरैक्शन होने की वजह से जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं वे हमेशा और हमेशा पोलर सॉल्वेंट में विलय होंगे, ठीक है ना। वे हमेशा और हमेशा कहाँ पर विलय होंगे, पोलर सॉल्वेंट में विलय होंगे। अब वह चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, लेकिन हमेशा जो पोलर कंपाउंड होंगे वे कहाँ पर सॉल्युबल होंगे, पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगे। तो यहाँ पे हमारा चौथा क्वेश्चन में ऑप्शन भी क्या होगा, सही होगा।
चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल है जीरो डाइपोल मोमेंट। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप लोग बताइए कि किस कंपाउंड के पास जीरो डाइपोल मोमेंट होगा। ऑप्शन है CCl4, CH3Cl, CHCl3 और CH2Cl2। जल्दी से बताएं, तुरंत बताइए आप लोग, बताइए यहाँ पे किस कंपाउंड के पास डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। जिसको भी आंसर आता हो कमेंट सेक्शन तुरंत बताएं। देखिए कुछ लोग आंसर अच्छा दे रहे हैं, थोड़ा सा और अच्छा देने का प्रयास करें और मेहनत करें। देखिए जीरो डाइपोल मोमेंट कैसे होगा। देखिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं डाइपोल मोमेंट क्या होता है ना। जैसे देखिए हम आपको बताए थे कि जैसे अगर कोई मॉलिक्यूल है उसमें अगर दो एटम जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, अगर इनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा तो होता क्या है इसमें कि इसमें डाइपोल बन जाता है। जैसे जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर हल्का सा निगेटिव आ जाता है और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है पार्शियली। तो यहाँ पे डाइपोल बन जाता है। डाइपोल की दिशा हमेशा कैसी होगी, जिधर इलेक्ट्रॉन गया रहता है उधर दिखाते हैं, इसे तीर द्वारा दिखाया जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ डाइपोल की वजह से एक डाइपोल मोमेंट जनरेट होता है। डाइपोल मोमेंट को जनरली हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मान क्या होता है, Q/D, जहाँ पे Q क्या है, चार्ज है, प्लस चार्ज या माइनस चार्ज हो सकता है, और D क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी है, ठीक है ना। तो इस डाइपोल की वजह से डाइपोल मोमेंट जनरेट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे बताना है कि किस मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। चलिए देखते हैं कौन सबसे पहले बता पाता है किस मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। CCl4 में, CH3Cl में, CHCl3 में या CH2Cl2 में। चलिए देखिए सबसे पहले हम करें क्या, सबसे पहले यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल दिया है ना उसका हम बनाएंगे स्ट्रक्चर, ठीक है ना। स्ट्रक्चर के बेस पे ही हम बता सकते हैं किसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, किसका जीरो नहीं होगा। तो हमको सिर्फ करना क्या, देखिए अगर आपको MCQ क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो अगर आपका ऑप्शन कोई एक सही आया तो बस उसी पे आप स्टॉप कर दीजिए और सबको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता। चलिए सबसे पहले हम जो हमारा पहला ऑप्शन है हम इसी को देख लेते हैं। जो हमारा पहला ऑप्शन है हम इसी को देख लेते हैं, ठीक है ना। पहला ऑप्शन ए वाला है CCl4। देखिए जो CCl4 होता है, CCl4 का स्ट्रक्चर कैसे होता है, CCl4 में से चतुष्फलकी इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। CCl4 का स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसे चतुष्फलकी होता है। देखिए यहाँ पर जो ए वाला Cl है ना, इसका मतलब चतुष्फलकी का मतलब जान रहे हैं आप लोग, चतुष्फलकी ऐसे बनाया जाता ना, जो इसकी ए वाली भुजा होती है ना, ए वाली भुजा इस लंबी इसीलिए बनाई जाती है क्योंकि इसका मतलब पीछे की ओर होती है। ऐसे देखिए, ऐसे जो कागज़ का तल है, कागज़ के तल में पीछे की तरफ, इसे ही हम क्या कहते हैं, चतुष्फलकी कहते हैं। देखिए जो CCl4 का स्ट्रक्चर होता है यह सिमेट्रिकल होता है। कैसा होता है, सिमेट्रिकल होता है, ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, सिमेट्रिकल होता है। या सिमेट्रिकल होने की वजह से, इसका स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर देखिए इसका डाइपोल मोमेंट इधर होगा, इसका इधर होगा दिशा डाइपोल मोमेंट की, इसकी इधर होगी और इसकी इधर होगी। तो यहाँ पे हम CCl4 में देख रहे हैं कि जो भी डाइपोल मोमेंट है सबकी दिशाएं क्या है, अलग अलग हैं। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिशा क्या है, अलग अलग है ना। जब दिशा अलग अलग होगी ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इस प्रकार से इसका जो डाइपोल मोमेंट आएगा, पूरे का डाइपोल मोमेंट रिजल्टिंग क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इस 5वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 5वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए CCl4, यही सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल विल हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट फॉर बोथ मेंबर। छठवां क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल विल हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट फॉर बोथ मेंबर। यहाँ पे कह रहा है कि ये जो नीचे दिया हुआ ऑप्शन है उसमें किसके पास परमानेंट डाइपोल होता है। तो इसके लिए हमें सबका स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा। देखिए हम आपको सीधा सीधा सिंपल तरीके से बता रहे हैं। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर C है ना, आप देख रहे हैं यहाँ पर NO2 एंड O3,
NO2 का स्ट्रक्चर कैसे होता है? NO2 का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है ना। और O3 का स्ट्रक्चर कैसे होता है? ओजोन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है ना, इस पर एक माइनस होता है और उधर एक प्लस होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है, तो इस नाइट्रोजन पे एक प्लस आ जाएगा और इस ऑक्सीजन पे एक माइनस आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे होगा क्या, सबसे पहले सिंपली हम सबका स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है ना। जब सबका स्ट्रक्चर बनाते आएंगे तो CO2 वगैरह सबका, इन सब में क्या होता है, कोई भी प्लस और माइनस चार्ज पहले से जनरेट नहीं होता है। लेकिन NO2 और O3 में क्या होता है, पहले से ही इसमें एक प्लस और एक माइनस रहते हैं इनके स्ट्रक्चर बनाते समय। जब स्ट्रक्चर हम इसका बनाएंगे तो हम देख पाते हैं। देखिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए नाइट्रोजन अधिकतम 3 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करता है, 2 इस ऑक्सीजन साथ बनाता है और अपना एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र कर देता है। इसीलिए क्या होता है, यहाँ पर इस पर नाइट्रोजन पे एक प्लस आता है, ऑक्सीजन पर एक माइनस आता है। यहाँ पर ऑक्सीजन अधिकतम 2 बॉन्ड बनाएगा, तो 2 इस ऑक्सीजन के साथ बना लेता है और इस ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, इसका ए वाला जो ऑक्सीजन है, इस वाले ऑक्सीजन के साथ करता क्या है, अपना एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को जब देता है तो इस पर प्लस आ जाता है, इस पर एक माइनस आ जाता है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इस ऑक्सीजन पर एक प्लस है और इस ऑक्सीजन पर एक माइनस है। जब यहाँ पहले से ही प्लस माइनस है तो यहाँ पर अपने आप क्या होगा, एक डाइपोल जनरेट हुआ है। इस डाइपोल की वजह से क्या होगा, एक डाइपोल मूवमेंट भी होगा। और यहाँ भी क्या है, एक इस पर प्लस है, इस पर माइनस है, इसकी वजह से एक डाइपोल यहाँ पे बना हुआ है। डाइपोल का मतलब आप समझ रहे हैं ना, जहाँ पे 2 पोल बन जाएं और दोनों पोल पर क्या हो, चार्ज अलग अलग होता है, ठीक है ना, वही होता है डाइपोल, ठीक। तो डाइपोल का मतलब जैसे देखिए, जहाँ पे 2 पोल बने और दोनों पोल पर चार्ज क्या हो, अलग अलग हो, एक प्लस हो एक माइनस हो, इसे कहते हैं डाइपोल। और इसी डाइपोल की वजह से डाइपोल मूवमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है NO2 एंड O3, इसी के पास क्या होगा, परमानेंट डाइपोल होगा, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 7वां, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज नॉट पोलर। बहुत ही सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो हमें लगता है सभी लोग बता देंगे। बताइए, इसमें कह रहा है कि कौन सा बॉन्ड पोलर नहीं होगा, कौन सा बॉन्ड पोलर नहीं होगा, जल्दी से बताइए, कौन सा बॉन्ड पोलर नहीं होगा। तुरंत बताएं। हाँ ठीक है, कुछ लोग आंसर दे रहे हैं। चलिए देखिए, इसमें कह रहा है कौन, 7वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज नॉट पोलर। कौन सा बॉन्ड पोलर नहीं होगा। तो देखिए, पोलर होने के लिए कंडीशन क्या है, पोलर होने के लिए बॉन्ड पोलर कब होगा। आप लोग सभी जानते हैं कि बॉन्ड पोलर कब होगा। बॉन्ड पोलर तभी होता है कि जब 2 डिफरेंट एटम के बीच बॉन्ड बना हो, ठीक है ना। जब 2 डिफरेंट एटम के बीच बॉन्ड बनेगा तो दोनों एटम का क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होगी। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होगी तो बॉन्ड कैसा बन जाता है, पोलर बन जाता है। कैसा बॉन्ड बन जाता है, पोलर बन जाता है। तो पोलर होने के लिए कंडीशन क्या है कि बॉन्ड जब बनेगा 2 डिफरेंट एटम के बीच बनेगा। कहने का मतलब पोलर बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल में पाया जाता है। हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब वह मॉलिक्यूल जिसमें क्या हो, एटम अलग अलग होते हैं। जैसे HCl में क्या है, एटम अलग अलग है, और H2O में क्या है, एटम अलग अलग है। इसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन अलग है, इसमें हाइड्रोजन है, Cl है, दोनों अलग अलग है। तो इसे कहा जाता है हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो पोलर बॉन्ड उसी में होगा जो क्या होगा, हेटेरो एटॉमिक होगा। चलिए हम ऑप्शन में देखते हैं कौन कौन सा इसमें हेटेरो एटॉमिक है। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज नॉट पोलर। ये ध्यान से आंसर दीजिए, इसमें आपको बताना है, अरे गधे, इसमें बताना है कौन सा पोलर नहीं है। पोलर है नहीं, पोलर नहीं है, ठीक है ना। देखिए CO और CO2, तो CO और CO2, ठीक है ना, CO और CO2। देखिए CO में भी क्या है, कार्बन ऑक्सीजन है, और CO2 में भी क्या होगा,
कार्बन होगा, ऑक्सीजन होगा। तो यहाँ भी CO2 जो है ये भी हेटेरोएटॉमिक है और क्या है CO जो है ये भी हेटेरोएटॉमिक है। तो दोनों क्या होंगे, इसमें बॉन्ड पोलर होगा। तो दोनों में क्या होगा, बॉन्ड पोलर होगा। तो हमें पता लगाना है किसमें पोलर नहीं होगा। तो एक तो पहला ऑप्शन जो हमारा था CO और CO2, इनमें क्या होगा, बॉन्ड पोलर होगा। तो ये वाला ऑप्शन तो सही नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन क्या होगा हमारा, गलत होगा। ठीक है ना। तो इसमें जो पहला ऑप्शन आपका है CO एंड CO2 ये क्या है, गलत है। अब हम आते हैं बी पर। बी वाला OH एंड H2O। तो OH में देख लीजिए ये भी हेटेरोएटॉमिक है और H2O जो है ये भी हेटेरोएटॉमिक है। तो ये भी क्या होंगे, पोलर होंगे। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या है, गलत होगा। ये भी क्या होगा, गलत होगा। अब NN इन N2, NN इन N2 मतलब समझ रहे हो, इसमें कह रहा है कि N2 में जो NN के बीच बॉन्ड बना है, N2 में जो NN के बीच बॉन्ड बना है वह पोलर होगा कि नहीं होगा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि N2 में क्या है, N2 में जो N और N के बीच बॉन्ड बना है, कितना बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। हम जानते हैं N2 में नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है ना। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, दोनों एटम समान हैं और जब दोनों एटम समान होंगे तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम होगी और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो बॉन्ड पोलर नहीं होगा। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा N2, NN इन N2 मतलब नाइट्रोजन के बीच जो बॉन्ड है वह पोलर नहीं होगा क्योंकि दोनों एटम क्या है, सेम है और सेम होने की वजह से उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। और ICl इन I और Cl के बीच जो बॉन्ड है ICl में, तो यहाँ भी एटम डिफरेंट है, एक आयोडीन है एक क्लोरीन है, तो यहाँ भी बॉन्ड पोलर होगा। तो हमारा ऑप्शन जो सही है वो क्या हो जाएगा, C ऑप्शन। नाइट्रोजन के बीच जो बॉन्ड है किसमें, नाइट्रोजन के अणु में, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब हमारा यहाँ पे ऑप्शन आता है 8वां, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस हैज। मतलब जो HCl गैस है उसके पास, HCl गैस के पास कौन सा बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है हाइड्रोजन बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कोवैलेंट बॉन्ड, यही सही होगा। HCl में कोवैलेंट बॉन्ड होगा। चलिए आपको समझाते हैं। आप लोग कहेंगे सर NaCl में क्या होता है, NaCl में तो आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, NaCl में तो आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, बट HCl में कैसे कोवैलेंट बॉन्ड होगा, कैसे कोवैलेंट बॉन्ड होगा। तो देखिए अभी हमने आपको बताया था ना कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, पोलराइजेशन, ठीक है ना, पोलराइजेशन जब भी होगा तो कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो ज़्यादा पोलराइजेशन कब होगा, पोलराइजेशन ज़्यादा कब होगा, जब कैटायन छोटा होगा और एनायन क्या होगा, बड़ा होगा। जब भी कैटायन छोटा होगा एनायन बड़ा होगा तो वहाँ पे पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। अब जब ज़्यादा पोलराइजेशन होगा तो कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन बहुत छोटा है, हाइड्रोजन बहुत छोटा कैटायन है और क्लोरीन बहुत बड़ा एनायन है। तो यहाँ पे पोलराइजेशन ज़्यादा होता है, इसी वजह से HCl में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, कोवैलेंट बॉन्ड। और यहाँ NaCl में चूँकि देखिए सोडियम का जो आकार है यह बड़ा होता है, हाइड्रोजन से बड़ा है ना सोडियम, और क्लोरीन सोडियम के अपेक्षा बहुत बड़ा नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा पोलराइजेशन ना होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। और HCl में हाइड्रोजन और Cl की साइज़ की वजह से पोलराइजेशन ज़्यादा होता है, इसलिए HCl में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है ना। अच्छा चलिए अब अगला हमारा क्वेश्चन है इफ़ Na प्लस, अच्छा इस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से समझिएगा। चलिए बहुत ध्यान से समझिए, आप क्वेश्चन पेपर लेके बैठिए, हो सके तो क्वेश्चन आप लोग उतार भी लीजिए, लिख लीजिए क्वेश्चन को, ठीक है ना। और खूब ध्यान से समझिए
ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना, बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं किसी भी यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। और नीट जेई में क्वेश्चन तो इस प्रकार से पूछे ही जाते हैं, ठीक है ना, या अदर जो कंपटीशन का होता है ना एग्ज़ाम, उन सब में क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से ऐसे पूछा जाता है। तो सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सबके पास जल्दी जल्दी शेयर करिए, आप लोग जल्दी सबके पास शेयर करें। ठीक, चलिए देखिए क्वेश्चन कह रहा है इफ़ Na प्लस आयन इज लार्जर देन Mg प्लस। सपोज करना है कि Na प्लस जो है ए Mg डबल प्लस से बड़ा है, और क्या कह रहा है एंड S डबल माइनस आयन इज लार्जर देन Cl माइनस, और जो S डबल माइनस आयन है Cl माइनस से बड़ा है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोर कोवेलेंट। तो कह रहा है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कौन होगा। तो देखिए कोवेलेंट होने के लिए कंडीशन एक ही है कि उसमें पोलराइजेशन ज़्यादा हो। ज़्यादा पोलराइजेशन होने के लिए क्या होना चाहिए, कैटायन की साइज़ बहुत छोटी होनी चाहिए और एनायन की साइज़ बहुत बड़ी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो हमको इसमें देखना है कि कैटायन किस में बहुत छोटा है और एनायन किस में बहुत बड़ा है। तो क्वेश्चन के हिसाब से देखिए, क्वेश्चन के हिसाब से Na प्लस बड़ा है और Mg डबल प्लस क्या है, छोटा है, और S डबल माइनस आयन बड़ा है और Cl माइनस आयन छोटा है। तो जहाँ देखिए यहाँ पे कैटायन है Mg प्लस और यह क्या है क्वेश्चन में दिया गया छोटा है, और यहाँ पे एनायन है S डबल माइनस आयन और क्वेश्चन में दिया गया यही क्या है सबसे बड़ा है। तो जहाँ भी Mg मतलब कैटायन है छोटा है और S एनायन है बड़ा है, जहाँ भी MgS दिखाई पड़ेगा वही क्या होगा सबसे ज़्यादा कोवेलेंट होगा, क्योंकि इसी में कैटायन सबसे छोटा है और एनायन सबसे बड़ा है। तो MgS जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, यही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए Mg जो है वह Na प्लस से छोटा है और S जो है Cl माइनस से बड़ा है। तो कैटायन जितना छोटा होगा एनायन जितना बड़ा होगा, पोलराइजेशन उतनी ज़्यादा होगा, और पोलराइजेशन जितना ज़्यादा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी MgS सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अब 10वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग है जीरो डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना। आप लोग देख पा रहे होंगे 10वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। थोड़ा सा पानी में पी लूँ, तब तक आप लोग सेशन को शेयर करिए। चलिए आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग है जीरो डाइपोल मोमेंट, मतलब किसके पास जीरो डाइपोल मोमेंट है। तो ऑप्शन है CO2, SO2, H2O एंड NH3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों मैं जो भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है क्वेश्चन, और आपको आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इसको पूरा देखें, स्किप ना करें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे सभी को नॉलेज हो सके। और ऐसे ही आपकी क्लास लिया जाएगा। अभी मैं आपको फिर बता दूं कि आपका जो मैथमेटिकल पोर्शन है BSc फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिकल पोर्शन और कंप्यूटर वाला जो पोर्शन है, जल्दी मैं यूट्यूब पे लाइव क्लास लूँगा वाइट बोर्ड पे, तो आप लोग बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाएगा, कोई पैसा नहीं लगेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें जिससे सभी नॉलेज ले सकें, ठीक है ना। चलिए हमको यहाँ पे देखना है किसके पास डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए, जिसका भी स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल होगा उसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा ही होगा। और एक चीज़, जिस मॉलिक्यूल में एटम के बीच 180 डिग्री का एंगल बनता है वो भी क्या होगा, उसमें भी डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना। तो जिस भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल हो, या तो जिस भी मॉलिक्यूल में एटम के बीच 180 डिग्री का एंगल बनता है
उसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है। चलिए हम सबका बनाते हैं, सबका स्ट्रक्चर कैसे होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम CO2 का स्ट्रक्चर बनाएंगे, देखेंगे CO2 का स्ट्रक्चर होता कैसे है। देखिए हम जानते हैं जो CO2 होता है, CO2 का मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ऐसे होता है ना, C डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। तो CO2 का स्ट्रक्चर हमेशा लीनियर आता है। इसमें क्या होता है, इसके एटम के बीच 180 डिग्री का एंगल होता है, तो इसके लिए क्या होगा, म्यू बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। और बाकी रही बात H2O की, तो H2O का स्ट्रक्चर जो होता है, H2O का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनता है। H2 का स्ट्रक्चर इस प्रकार कुछ बनता है। इसमें क्या होता है, कोण कितना होता है, 104.5 डिग्री का कोण होता है। तो इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा। और जो NH3 है, NH3 में भी क्या होगा, NH3 का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है, इसका भी अपना कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा, SO2 का भी होगा। बट जो CO2 है, CO2 का स्ट्रक्चर लीनियर होने की वजह से इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट CO2, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट इन। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए, चलिए बताइए आप लोग, द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट इन, किसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या ना, एक बार थोड़ा सा हम आपको दोहरा देते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जल्दी से देखिए, हम जानते हैं होता क्या हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है, द वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये क्या होता है, एक वीक फोर्स होता है किसका, अट्रैक्शन का, बिटवीन हाइड्रोजन एंड मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। यही क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है ना। जो हाइड्रोजन एंड मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के बीच वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसी को कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको हम डॉटेड लाइन द्वारा, ऐसे ऐसे डॉटेड लाइन द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। ऐसे डॉटेड लाइन द्वारा हम इसे क्या करते हैं, डॉटेड लाइन द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ क्या, द वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम और एलिमेंट इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आपको इसमें बताना है कि किसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है। जल्दी से कमेंट करके बताइए सब लोग। चलिए, जिससे कि हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कौन होता है, बताएं जल्दी सभी लोग कमेंट करके बताएं। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कौन होता है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कौन होता है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कौन होता है, चलिए हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कौन होता है, फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन। तो जब फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाएगा। क्योंकि देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा कहाँ, हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के बीच। तो हाइड्रोजन तो हर जगह कार्बन रहेगा, बस बदलेगा क्या, वही इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम बदलेगा। तो जो जितना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा वह उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाएगा। तो HF में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं। हाँ देखिए ऑप्शन में है HF, NH3, CH3, NH2 और H2O। तो HF क्या करेगा, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसीलिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। HF क्यों सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा, क्योंकि देखिए हर जगह हाइड्रोजन तो हर जगह कॉमन रहेगा, बस बदलेगा क्या, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, तो इसीलिए क्या होगा, HF में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव बॉन्ड, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। चलिए आया ना सबको समझ में, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है सब।
तो जल्दी से सबके पास शेयर करो। वो भी बहुत कम बच्चे जुड़े हैं, सब लोग सेशन को लाइक करते रहिए और पूरा देख के जाना है क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट वोलेटाइल। देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ज़रूर देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट वोलेटाइल, मतलब इसमें कह रहा है कि इसमें सबसे ज़्यादा कौन वाष्पशील है। ऑप्शन है HF, HCl, HBr एंड HI, ठीक है ना। तो देखिए इसमें कह रहा है कि कौन सबसे ज़्यादा वाष्पशील है। चलिए तो देखिए हम जानते हैं कि जो HF है, HF में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग क्या पाई जा रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा रही है। HF में सबसे स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा रही है। तो HF में जब सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो यह क्या होगा, लेस वोलाटाइल होगा। क्या होगा, लेस वोलाटाइल होगा। तो यहाँ पे HF तो हो ही नहीं सकता। अब बात आती है HBr की, तो HBr क्या होगा, क्रमशः HBr और HI की बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इनका बहुत ज़्यादा होता है। HBr और HI का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये लोग भी क्या होते हैं, लेस वोलाटाइल होते हैं। क्या होंगे, लेस वोलाटाइल होंगे। क्यों, क्योंकि HBr और HI का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। क्रमशः HBr का कम होगा और उससे ज़्यादा किसका होगा, HI का होगा। तो ये क्या होंगे, लेस वोलाटाइल होंगे। और जो HCl होता है, HCl में ना तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है और ना ही इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए HCl जो होगा यही क्या होगा, मोस्ट वोलाटाइल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ना तो HF सही होगा, ना HBr और ना ही HI सही होगा। इसमें क्या सही होगा, HCl सही होगा। क्योंकि देखिए HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है और HBr HI का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए क्या होंगे, ये तीनों लेस वोलाटाइल होंगे। और HCl में ना तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है और ना ही इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए HCl क्या होगा, मोस्ट वोलाटाइल होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ लोवेस्ट डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान ना दें। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है ना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। चलिए इसको पढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट है HF इज लेस पोलर देन HBr, ठीक है ना। चलिए हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है HF इज लेस पोलर देन HBr, ठीक है ना। चलिए पहला स्टेटमेंट क्या है, HF इज लेस पोलर देन HBr। तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखिए इसमें कहा HF इज लेस पोलर, HF इज, इसमें कह रहा है HF इज लेस पोलर देन HBr। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए फ्लोरीन बहुत ज़्यादा क्या होता है, फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को, जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वह फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा तेज़ी से खींचेगा। तो इस पर बहुत ज़्यादा माइनस आएगा और इस पर प्लस। तो यहाँ पे पोलरिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी HBr से। तो पहला ऑप्शन क्या है, गलत है। और दूसरा ऑप्शन क्या है, एब्सोल्युटली प्योर वाटर डज नॉट कंटेन एनी आयंस। मतलब कह रहा है कि जो प्योर वाटर होता है, एकदम शुद्ध जो पानी होता है, वह कोई भी आयन नहीं लिए रहता। एकदम ये भी गलत है, क्योंकि देखिए पानी में आयन कुछ नहीं होगा तो H+OH- आयन तो होगा ही होगा। तो दूसरा वाला ऑप्शन भी क्या है, गलत है। और तीसरा स्टेटमेंट क्या है, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस व्हेन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम द फोर्सेस ऑफ रिपल्सन। बहुत यही सही है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन से ज़्यादा होगा तब क्या बनता है, केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है।
ठीक है ना। क्योंकि देखिए, जैसे देखिए आप लोग समझिए, जैसे देखिए यहाँ पर कार्बन है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ अगर बॉन्ड बनाना चाहता है तो दोनों क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। अब चूंकि दोनों इलेक्ट्रॉन हैं तो दोनों पर सेम चार्ज है, सेम चार्ज होने की वजह से दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो अगर रिपल्सन होगा तो कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे से दूर भागेंगे। इस स्थिति में क्या होगा, कभी भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो होता क्या है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है। जब यह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस रिपल्सन फोर्स से ज़्यादा होगा तब क्या बनता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या है, सही है। अब चौथा ऑप्शन क्या है, इन कोवैलेंसी द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। ये गलत बात है, क्योंकि देखिए कोवैलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, ना कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वही सही है। केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस व्हेन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम द फोर्सेस ऑफ रिपल्सन। ठीक है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन हमारा है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है, सब लोग लास्ट तक बने रहिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबके पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितने भी लोग हो, जितने भी आपके पास पड़ोस के जितने भी लोग हो, जितने भी आपके परिचय के बच्चे हो, सबके पास शेयर करें, ये सभी लोग इस क्लास का आनंद ले सकें। और क्लास को आप लोग लाइक ज़रूर करिए, ठीक है ना, लाइक करें। और अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे अगर ऐसी वीडियो आए तो आप इसको सबसे पहले देख पाएँ। और बेल आइकन को प्रेस करके आप ऑल पर क्लिक कर लीजिए ना, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैव इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है ना। यहाँ पे कह रहा है कि किस स्पीसीज के पास इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहने का मतलब क्या होता है, बताइए जल्दी से कमेंट में बताएं, कमेंट में तुरंत बताएं कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या है। देखिए सबसे पहले कौन बताता है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या है। देखिए इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहने का मतलब है व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट विदिन वन मॉलिक्यूल। क्या होगा इसमें, विदिन वन मॉलिक्यूल मतलब एक ही अणु के भीतर जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है उसे कहा जाता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जब कभी दो अणुओं के बीच जब बिटवीन टू मॉलिक्यूल होगा तब उसे क्या कहते हैं हम, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन जब किसी एक ही अणु के भीतर, एक ही मॉलिक्यूल के भीतर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आप लोग इसमें बताइए, ऑप्शन में जो दिया है फिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल और नाइट्रोएथेन, इन सब में किस में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। इस सबको मैंने आप सबको पढ़ाया है, जल्दी बताएं। देखिए इसमें क्या होगा, जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होता है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, इसमें क्या होता है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। ठीक है ना। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। देखिए जो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी यह एक ही मॉलिक्यूल के भीतर तो होती है, लेकिन होती कहाँ जानते हैं, एक ही मॉलिक्यूल के भीतर और टू फंक्शनल ग्रुप के बीच, बिटवीन टू फंक्शनल ग्रुप। तो अगर कभी एक ही मॉलिक्यूल में दो फंक्शनल ग्रुप हैं तो उसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। तो और हम जानते हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो होता है इसमें पाया जाता है कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है ना, कौन सा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलिए मैं आपको इसको दिखाता हूँ,
ठीक है ना, कि आर्थो नाइट्रोफिनॉल में किस प्रकार से इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। देखिए आर्थो नाइट्रोफिनॉल इसका फार्मूला क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनता है। आर्थो नाइट्रोफिनॉल, तो आर्थो नाइट्रोफिनॉल में होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनता है। इसमें क्या होगा, कुछ दिख नहीं रहा है वाला, ठीक है चलिए। इसमें होता है ऐसे OH ग्रुप, और यहाँ पे क्या होगा, एक रुक जाइए, एक ऐसे नाइट्रो ग्रुप लगा होता है, ठीक है ना। यही क्या है, हमारा आर्थो नाइट्रोफिनॉल है। यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे जो फिनॉल का या OH ग्रुप जो है, यहाँ पे OH ग्रुप जो है इसका H, और यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप का जो ऑक्सीजन है इसके बीच क्या पाई जाती है, ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। यही जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है ना, इसी को क्या कहा जाता है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना। तो ये जो आर्थो नाइट्रोफिनॉल है हमारा है, इसका स्ट्रक्चर इसी प्रकार से है। तो इसमें जो OH ग्रुप का H है और नाइट्रो ग्रुप का जो ऑक्सीजन है, इसी H और ऑक्सीजन के बीच ये वाला जो है ना, यही क्या कहलाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो आर्थो नाइट्रोफिनॉल में पाई जाती है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम आयनिक करेक्टर, ठीक है ना। तो मैक्सिमम आयनिक करेक्टर किसके पास होगा, तो मैक्सिमम आयनिक करेक्टर किसके पास होगा, देखिए कोवैलेंट करेक्टर किसके पास ज़्यादा होता है। कोवैलेंट करेक्टर के लिए होना क्या चाहिए, तो देखिए कोवैलेंट बॉन्ड बनने के लिए क्या चाहिए, उसके लिए पोलराइजेशन होना चाहिए। और पोलराइजेशन ज़्यादा कब होगा, जब कैटायन की साइज़ छोटी होगी और एनायन की साइज़ क्या होगी, एनायन की साइज़ बड़ी होगी। तब क्या बनता है, कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। लेकिन आयनिक बॉन्ड के लिए इसी का जस्ट अपोजिट होगा। जस्ट अपोजिट क्या होगा कि जो कैटायन है इसकी साइज, सॉरी यहाँ पे एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड, यहाँ पर जो हमने बनाया ना वो कैटायन की साइज़ छोटी होनी चाहिए ना, ठीक है ना। कहने का मतलब एनायन की साइज़ क्या होगी, बड़ी होगी। तब कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। लेकिन आयनिक बॉन्ड बनने के लिए क्या होना चाहिए, आयनिक बॉन्ड बनने के लिए कैटायन की साइज़ बड़ी होनी चाहिए रेदर दैन एनायन। तो होगा क्या, यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर किस में ज़्यादा होगा, मतलब आयनिक बॉन्ड किस में पाया जाएगा। तो देखिए जो जिसमें कैटायन बड़ा होगा वही क्या होगा, उसमें आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। यहाँ पे हम ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन हमारा है LiCl, KCl, NaCl और CHCl। तो हर जगह Cl जो है, कहने का मतलब एनायन जो है हमारा सेम है, बस कैटायन में अंतर है। तो हमें एनायन को ध्यान में नहीं रखना, हमें कैटायन को ध्यान में रखना है। तो जहाँ हमारा कैटायन सबसे छोटा होगा वहाँ पे सबसे ज़्यादा आयनिक कोवैलेंट कैरेक्टर होगा, और जहाँ पे कैटायन सबसे बड़ा होगा वहाँ क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर लिथियम, पोटेशियम, सोडियम और सीजियम में सबसे बड़ा जो होता है वह सीजियम होता है। तो यहाँ पर सीजियम क्लोराइड में ही क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए हर जगह एनायन मतलब क्लोरीन हर जगह सेम है, बस जो कैटायन है वो अलग अलग हैं। तो सबसे बड़ा कैटायन जो होगा उसी में क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार से CHCl में आयनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ए वाटर मॉलिक्यूल कैन फॉर्म। कहने का मतलब एक वाटर का मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड को बना सकता है, मैक्सिमम कितना हाइड्रोजन बॉन्ड एक वाटर का मॉलिक्यूल बना सकता है। तो देखिए इसको हमने आप लोगों को बताया था कि कोई भी वाटर का एक मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। मैक्सिमम कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ठीक है ना। मैक्सिमम
4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। देखिए कोई भी एक वाटर का मॉलिक्यूल होगा, वाटर का मॉलिक्यूल कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? मैक्सिमम 4, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ए वाटर का मॉलिक्यूल, मतलब एक वाटर का मॉलिक्यूल मैक्सिमम कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, या कौन सा ऑप्शन सही होगा? 4। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैज हाईएस्ट पोलराइजिंग पावर। इसमें कह रहा है कि किस आयन के पास, नीचे जो आयन दिया गया है उसमें किसके पास हाईएस्ट पोलराइजिंग पावर होगी। तो देखिए हाईएस्ट पोलराइजिंग पावर किसके पास होती है? पहले बात बताइए आप लोग, पोलराइजिंग पावर किसकी होती है? कैटायन की होती है, एनायन की होती है? पोलराइजिंग पावर किसकी होती है? कैटायन की या एनायन की? देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन में दिया है Na+, और इसके बाद है Ca++, फिर है Mg++, और इसके बाद है Al++, ठीक है ना। तो इसमें पूछा है कि किसकी पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होगी, किसकी पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होगी। तो देखिए जो पोलराइजिंग पावर होती है वह कैटायन की होती है हमेशा, और हमेशा किसकी होती है? कैटायन की होती है। और पोलराइजिबिलिटी किसकी होती है? एनायन की होती है। तो यह किसमें उपयोग किया जाता है इसका? पोलराइजेशन के समय। तो पोलराइजिंग पावर हमेशा किसकी सबसे ज़्यादा होगी? कैटायन की पोलराइजिंग पावर ही किसकी होती है? कैटायन की होती है। और किसकी सबसे ज़्यादा होगी? जिस पर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसी की क्या होती है? पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है ना। आप लोग इसको जानते हैं, आप लोग इसको जानते हैं ना कि जिस कैटायन के ऊपर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसी की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे आप लोग देखिए ऑप्शन में किसके ऊपर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है? Na पे 1 पॉजिटिव चार्ज, कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज, और Mg पे 2 पॉजिटिव चार्ज, और एल्युमिनियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एल्युमिनियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज जो है यही सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज किस पर है? एल्युमिनियम पे। कितना है? 3 है। तो यही क्या होगा? इसी की पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम, यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। मतलब देखो जिस कैटायन पर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद ठीक है ना। अब आज के लिए बस इतना क्वेश्चन होगा। तो किसी को और कोई समस्या हो तुरंत कमेंट में बताएं, और इस सेशन को, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ये सभी को जानकारी हो पाए। और ये क्लास बिल्कुल मुफ्त चलाई जा रही है यूट्यूब पर, और यूट्यूब पर मैं लाइव भी आऊँगा, आपको वाइट बोर्ड पर पढ़ाऊँगा। जो आपका मैथमेटिकल और कंप्यूटर वाला पोर्शन है उसको मैं पढ़ाऊँगा, और साथ ही आपको ऐसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं करवाता रहूँगा। तो बिल्कुल मुफ्त है। जितने लोग हैं, जितने भी आपके परिचित के बच्चे हैं, सबके पास शेयर करें। और आप लोग सेशन को लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी को गुड इवनिंग, जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और सबको एडवांस में हैप्पी दीपावली।